मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव वर्ष है। मेरी भी इच्छा है कि मैं इसी माध्यम से आप लोगों के सम्मुख अपने नायकों की कुछ तस्वीरें पेश कर सकूं और उनके जीवन के उन विषम परिस्थितियों के बारे में आपको बता सकूं जिन्होंने उन्हें महान बनाया, जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए नींव रखी। बंधुओं, मैं प्रारंभ करता हूं मेरे ही ज़िले के श्री गेंदालाल दीक्षित के बारे में। श्री गेंदालाल दीक्षित, जिनका जन्म भले ही बटेश्वर के पास मई गांव में हुआ हो, यमुना के कछारों में स्थित वो गांव, ऊंचा नीचा धरातल, स्वच्छंद वातावरण का धरातल, उसमें जन्मे गेंदालाल दीक्षित 1880 में 30 नवंबर को वे जन्मे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा के बाद डीएवी स्कूल औरैया में अध्यापक भी हो गए थे। लेकिन बंगभंग आंदोलन के बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल की एकता कायम करने के लिए, उस विभाजन को ख़त्म करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे। अंग्रेज अपनी शक्ति पर इतरा रहे थे, तो भारतीय उस शक्ति को विध्वंस करने के लिए तुले हुए थे। उस वातावरण का प्रभाव गेंदालाल दीक्षित और अन्य युवकों पर भी पड़ा। गेंदालाल दीक्षित ने एक शिवाजी समिति नाम की गुप्त संस्था स्थापित की। इसी दौरान मैनपुरी में दम्मीलाल पांडे, सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी, चंद्रधर जौहरी इत्यादि युवाओं ने एक संस्था गठित की, मातृवेदी संस्था। कालांतर में गेंदालाल दीक्षित भी इस संस्था से जुड़े और मैनपुरी उनका कर्मस्थल हो गया। ये संस्था बंगाल की तमाम गुप्त संस्थाओं की तरह एक गुप्त संस्था थी, जिसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों के प्रति संघर्ष और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उपाय। ये संस्था अपनी कई विभाग थे इसके। कहाँ से धन आएगा, इसका भी एक विभाग था। कहाँ से शस्त्र खरीदे जाएंगे, कौन शस्त्र खरीदेगा, और एक काउंटर इंटेलिजेंस का भी विभाग था कि अपने को गोपनीय रखो और दूसरे जो इनके बारे में समाचार कोई भेज रहे हैं तो उन गोपनीय समाचारों का पता करो। एक सुसंगठित संस्था थी। पूरे उत्तर प्रदेश में इसके शाखाएं थी। वहाँ पर नवयुवक इससे जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। लेकिन हमेशा यही होता है, हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई गद्दार पैदा होते हैं और एक अच्छे खासे आंदोलन को एक धक्का लगता है। गेंदालाल दीक्षित एक कुशल संगठनकर्ता थे। उनका परिचय बाबा लक्ष्मणानंद से मध्य प्रदेश के हुआ, भिंड और ग्वालियर के आसपास। उन्होंने वहाँ पर करीब 100 आदमियों की एक फ़ौज बनाई। बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी गई। लेकिन उस फौज में एक गद्दार हुआ, पंचम सिंह। वो ग्वालियर के रियासत से मिल गया और ग्वालियर की रियासत से मिल करके उसने लक्ष्मणानंद जी को और सब लोगों को भोजन में जहर मिला दिया। लक्ष्मणानंद जी ने पहले भोजन किया, उन्हें लगा कि इसमें जहर है, तो उन्होंने सबको मना कर दिया कि आप लोग भोजन मत कीजिए। और उस पंचम सिंह को मारने के लिए बंदूक उठाई, बंदूक चलाई। उस बंदूक के चलते ही ग्वालियर स्टेट के करीब 500 सिपाही जो छिपे बैठे थे, उन्होंने गेंदालाल दीक्षित वगैरह पर हमला बोल दिया। भयंकर मारकाट हुई। गेंदालाल दीक्षित के सेना के करीब 35-40 आदमी मारे गए। गेंदालाल भी घायल हुए। लक्ष्मणानंद जी का स्वर्गवास हो गया और गेंदालाल दीक्षित गिरफ्तार हो गए।
गिरफ्तार होने के बाद इधर मैनपुरी में भी सोमदत्त शर्मा और दलपत सिंह, रामनारायण, ये 3 लोग उस मातृवेदी संस्था के मुखबिर बन गए और उन्होंने शासन से मिल करके यहाँ भी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। हमारे अनेक नौजवान पकड़े गए, कोई शाहजहाँपुर से, कोई पीलीभीत से, कोई कानपुर से, इस तरह से हमारे यहाँ लोग पकड़ के आए। और मैं बता दूँ आपको कि जिस तरह से मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चला, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी एक कॉन्स्पिरेसी केस चला, मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस, मैनपुरी षड्यंत्र केस। 25-30 लोगों पर मुकदमा चला, सजाएं हुई। इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए मदन मोहन मालवीय जी से प्रार्थना की गई, तो मालवीय जी ने पुरुषोत्तम दास टंडन को इन क्रांतिकारियों की डिफेंस के लिए मुकर्रर किया। आनंद प्रकाश मुल्ला जो उस समय बहुत अच्छे वकील थे, वो सरकार की तरफ से अभियोजन पक्ष के वकील हुए। खैर, जैसा था, सजाएं तो होनी थी, सजाएं हुई। लेकिन उसमें मैं एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ जो गरीब लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनकी पैरवी अगर नहीं सही हो पाती थी, तो जो अमीर घर के लड़के थे, दमीलाल पांडे, सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी, चंद्रदत्त झोरी इत्यादि, ये लोग अनशन कर देते थे, हम खाना नहीं खाएंगे। उनके जो घर वाले आते थे, उनकी मदद के लिए वो कहते थे हमें आपसे कोई मदद स्वीकार नहीं है, जब तक आप हमारे साथियों की मदद नहीं करेंगे। तो नतीजा हुआ, मुकदमा चला। लेकिन एक विशेष बात यह है कि गेंदालाल दीक्षित जब वहाँ से ग्वालियर से कस्टडी में लाए गए, मैनपुरी लाए गए, यहाँ उनसे पूछताछ हो रही थी, तो उसी दौरान रात में रामनारायण के साथ जो मुखबिर थे, उनके साथ गेंदालाल दीक्षित निकल भागे। वो मुकदमे में मुलजिम नहीं बन पाए, उन पर मुकदमा नहीं चला, लेकिन उनके खिलाफ वारंट जारी था। बंधुओं, नियत कैसे कैसे साथ देती है, भाग्य किस तरह करवटें बदलता है। गेंदालाल दीक्षित गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे। 1919 में फैसला आ चुका था। गेंदालाल दीक्षित पुलिस से भागते फिर रहे थे गुमनामी में, भूखे प्यासे। एक दिन वो अपने घर आए, घर में उनके पिताजी वगैरह ने कहा बेटा तुम आ तो गए हो, लेकिन पुलिस बार बार यहाँ दबिश देती है, कभी भी तुम पकड़े जा सकते हो, और तुम्हारे पकड़ने के साथ साथ हम लोगों की भी आफत आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कुछ परेशान मत होइए, मैं 2-1 दिन रुक करके चला जाऊँगा। 2-3 दिन रुके मई गांव में, बटेश्वर के पास मई गांव है वहाँ, और उसके बाद गेंदालाल दीक्षित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बहुत दिनों बाद मालूम पड़ा कि गेंदालाल दीक्षित ने दिल्ली में एक प्याऊ में नौकरी कर ली है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, टीबी हो गई थी, क्षय रोग सांघातिक रूप से उन्हें परेशान कर रहा था। वो एक अस्पताल में भर्ती हो गए। पुलिस को मालूम पड़ी कि गेंदालाल दीक्षित लखनऊ अस्पताल में है। अब देखिए, विडंबना मैं बताऊं आपको कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के साथ कैसी कैसी परेशानियां होती हैं। गेंदालाल दीक्षित को पहचानने के लिए पुलिस उनके गांव से उनकी पत्नी को लेकर गई, और उनके भाई भी साथ थे। गेंदालाल दीक्षित जहां एडमिट थे अस्पताल में, उस अस्पताल में पुलिस उन्हें लेके गई। एक भीषण मानसिक संघर्ष का समय था वो। पत्नी सोच रही थी कि अगर हम गेंदालाल दीक्षित को पहचान लेते हैं, ये कह देते हैं मेरे पति हैं, तो ये भी गिरफ्तार होंगे और इन्हें फांसी की सज़ा होगी। मेरे ना कहने से बच सकते हैं। पुलिस ने पूछी ये तुम्हारे पति गेंदालाल दीक्षित हैं? पत्नी ने मना कर दिया, ये मेरे पति नहीं है। वहाँ से लोग चले आए। उनका भैया, छोटा भैया भी गया था, दोबारा मिलने गया, तब तक गेंदालाल दीक्षित के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मुझे ये बात उनके शिष्य रहे मनवंत नाथ जी गुप्त ने बताई।
हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था 1987 में, और उस कार्यक्रम में एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में दिल्ली से मनमथ नाथ जी गुप्त पधारे थे और उन्होंने ज्ञानालाल दीक्षित जी पर तमाम बातें हम लोगों को बताई थी। ये बात भी उन्होंने हमें बताई। बंधुओं, कैसी कैसी बातें हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बीच में रहने वाले आगे आने वाले कितने महान हो सकते हैं, उनकी क्या जीवनचर्या है। लेकिन हम लोगों को इस बात का गर्व है कि हमारी मैनपुरी उनके कर्मभूमि बनी और मैनपुरी में उनका रूप, यश सब निखरा। हम आज उन्हें याद करते हैं। बंधुओं, हम ऐसे ही आपको अपनी चर्चा चलाते रहेंगे। आप देखें कि किस किस तरह से मैंने ज्ञानालाल दीक्षित पर एक उपन्यास भी लिखा है, अनगाया गीत, और उस अनगाया गीत में मैंने उनके जीवन के अनेक पक्षों को टटोला है, उनसे उनकी रूबरू आप लोगों की बातें की हैं। मैंने उनका गांव मई भी देखा है। मैं वहाँ इंटरव्यू लेने गया था उनके परिवार वालों से, उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया। बंधुओं, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए सपने देखे, हमारी आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, उनका स्मरण करना, उनकी प्रशस्ति गान करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसीलिए मैं आपके सम्मुख आता हूँ। हमारे देश की एकता बनी रहे, हमारे देश अखंड बना रहे और हमारे देश पे कोई विपत्ति ना आए। इसलिए बंधुओं, हम सब एकता के सूत्र में बने और राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करें।